जिस तरह से कोई मलिन प्रेत या फिर सिद्धियां मृत्यु के बाद भी साधक का पीछा नहीं छोड़ती हैं, ठीक उसी तरह से जो अमेरिका है, अगर वो किसी देश के ऊपर परमाणु डाल देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। परमाणु डालने के बाद भी अमेरिका उस देश का पीछा नहीं छोड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने एक वक्त जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, जिसमें कि जापान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन फिर भी कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जो जापान है वो वैसे ही डेवलप कंट्री रही थी और परमाणु गिरने के बाद दोबारा से वो डेवलप कंट्री में भी काउंट होने लगी थी। क्या उसके अंदर कभी ये बात नहीं आई होगी कि अमेरिका ने हमारे ऊपर परमाणु बम डाला तो हम भी एक दिन इससे बदला लेंगे, इसके ऊपर परमाणु डालेंगे या फिर किसी तरह से इसका नुकसान करेंगे? क्या उसके अंदर ये बात नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ के थ्रू इस बात को, इस मैटर को इस तरह से टाल दिया जाता है कि जापान ने सोचा होगा कि जिस तरह की बर्बादी हमने परमाणु गिरने के बाद देखी है, हम नहीं चाहते कि किसी देश के साथ में इस तरह की कोई बर्बादी हो या फिर बहुत भयानक दृश्य किसी दूसरे देश में भी दिखाई पड़े। इस वजह से जापान ने बड़प्पन दिखाया और उसने बदला ना लेने की तरह से उन्होंने इंसानियत को ऊपर रखा। लेकिन आपने टाइम टू टाइम ये भी सुना होगा कि जापान में बहुत सारे भूकंप भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तबाही जैसी हो जाती है। या फिर यूएन के अलावा, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अलावा अन्य जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पर भरपूर मात्रा में भूकंप आते रहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में तबाही होते रहती है। रिसेंटली आपने देखा भी होगा टर्की में कितना खतरनाक भूकंप आया था। जापान में तो आते रहता है और चाइना में भी भूकंप आते रहता है। चाइना भी शायद यूएन का पार्ट नहीं है या फिर नाटो का पार्ट नहीं है। तो जो भी कंट्री नाटो का पार्ट नहीं होती है या फिर जो यूएन नहीं होते हैं, वहाँ भरपूर मात्रा में भूकंप टाइम टू टाइम आता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप अगर कहीं आता है तो वो जापान में आता है। और आपको शायद पता ना हो, अगर किसी देश में इस तरह से लगातार खतरनाक भूकंप आते रहेंगे तो वो देश कभी भी पूर्ण रूप से डेवलप हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्होंने अर्थक्वेक डिवाइस बनाया था। मतलब भूकंप पैदा करने वाली, उत्पन्न करने वाली एक मशीन उन्होंने बनाई थी। हालांकि अमेरिका ने बोला कि उस मशीन का गलती से निर्माण हो गया था या फिर इन्वेंशन हो गया था। बाद में एक ही बार उसको उपयोग किया गया, उसके बाद उसको कभी भी उपयोग नहीं किया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वास्तव में जो अमेरिका है वो बहुत चालू चीज़ है। निकोला टेस्ला ने अर्थक्वेक डिवाइस बनाया था, उसका परीक्षण भी किया था और बहुत भयानक भूकंप परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ था। मतलब ये जो अर्थक्वेक होते हैं ये अब अमेरिका के अंडर में हैं। मतलब जिस देश में वो चाहे अर्थक्वेक से तबाही मचा सकते हैं उसी डिवाइस के थ्रू। जापान कभी फ्यूचर में डेवलप होकर के दोबारा से अमेरिका से बदला ना ले, तो इस वजह से अमेरिका उस डिवाइस के थ्रू टाइम टू टाइम जापान में भूकंप करवाते रहता है, जिस वजह से बेचारा जापान समेटने में ही लगा रहता है सामान को। हालांकि वो एक डेवलप कंट्री है लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि कभी सोच पाए या फिर उसके पास टाइम हो पाए कि अमेरिका ने एक दिन ऐसा किया था तो हम भी इसको निपटाएंगे या फिर कुछ भी इस तरह का। आपने अक्सर सुना होगा जब भी कहीं भूकंप आता है तो कहते हैं कि इतनी दूरी पर भूकंप का केंद्र था। वो जो केंद्र बताया जाता है ना आपको, वो वास्तव में वही निकोला टेस्ला का डिवाइस होता है। वहाँ पर वो उसे फिट किया गया होता है, वहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है और फिर वाइब्रेशन या फिर रेडिएशन के थ्रू उस एरिया में भूकंप आता है। और अमेरिका ऐसा जानबूझ के करवाता है। जापान तो आपको पता ही है, वो उसको टाइम टू टाइम झटके देता रहता है ताकि वो कभी भी उस लेवल पे पहुंच ही ना पाए। चाइना से अमेरिका वैसे ही चिढ़ता है, तो चाइना में भी बहुत तरह के भूकंप आते हैं, आपको पता ही होगा। और भी जो भी मतलब कंट्रीज़ है ना, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो कंट्रीज़ नहीं आती हैं या फिर नाटो के अंडर में नहीं आती हैं, उन सभी देशों में भूकंप के झटके जो करवाए जाते हैं वो उसी डिवाइस के थ्रू करवाए जाते हैं। आपको पता होगा हार्प नाम की एक टेक्नोलॉजी है, उससे बारिश को कंट्रोल किया जाता है। बादल आते हैं तो एक हवाई जहाज़ जैसा भेजा जाता है और वो केमिकल फेंकता है आसमान में बादलों में, तो बादल हट जाते हैं। या फिर बादल अगर इकट्ठा करने हो तो वो भी हो जाता है। मतलब बारिश भी कंट्रोल में है,
हार्प टेक्नोलॉजी भी जो है अमेरिका की है, और ये अर्थक्वेक डिवाइस तो अमेरिका के पास बहुत पहले से है। हालांकि नेचुरल अर्थक्वेक भी आता है, लेकिन मोस्टली जो यूनाइटेड नेशन से बाहर आता है उसमें उसी डिवाइस का हाथ होता है। और अगर किसी देश में टाइम टू टाइम भूकंप आते रहेंगे, वहाँ की रोड ख़राब होती रहेंगी, बिल्डिंगें टूटते रहेंगी, तो फिर उस देश में करप्शन फैलता है। बिल्डर्स को ओनली फ़ायदा होता है, राजनीतिक तत्वों को ओनली फ़ायदा होता है, क्योंकि बार बार चीज़ें टूटेंगी तो बार बार बनाने का उनको मौका मिल जाता है, ठेका मिल जाता है, उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। इसके फलस्वरूप उस देश का कभी भी ठीक तरह से विकास हो ही नहीं पाता है। मतलब वैसे भी जो अमेरिका है, जो यूएन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस होते हैं, वही डेवलप होंगे एक्चुअल वाले, उनका ये रहता है प्लान। तो बाकी कोई भी देश डेवलप ना होने पाए तो टाइम टू टाइम ये वो वाली अर्थक्वेक मशीन या फिर डिवाइस वहाँ पर फिट करके वहाँ पर तबाही मचाते रहते हैं। और फिर उसके बाद न्यूज़ आती है कि भूकंप का केंद्र इतने किलोमीटर एरिया के नीचे पाया गया था। एक्चुअल में वो जो केंद्र होता है ना, वो वही निकोला टेस्ला का डिवाइस होता है। और अमेरिका हर हाल में चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो भी करे, ट्रेड वगैरह जो भी करे, वो डॉलर्स में करे, किसी अन्य करेंसी में ना करे। तो अमेरिका दुबई को भी पसंद नहीं करता है। हाँ, अगर ये दुबई यूएन के अंडर में होता कहीं पर, तब तो वो इसे पसंद करता, लेकिन दुबई को अमेरिका नहीं पसंद करता है। दुबई में जो ट्रेड वगैरह होता है वो भी किसी लोकल करेंसी में होता है, डॉलर को वहाँ पर नुकसान होता है। तो दुबई का जो हाल हुआ है वो एक तरह से अबंडन जैसी जो आजकल बन गई है, वो भी उसी की वजह से हुई है। अमेरिका दुबई को भी पसंद नहीं करता है। उसे लगता है कि किसी दिन ये बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा और ये ट्रेडिंग वगैरह जो भी करेगा ये अपनी करेंसी में करेगा, जिससे कि डॉलर कमज़ोर होगा। तो डॉलर को कमज़ोर किसी कीमत पर अमेरिका होने नहीं देगा, भले ही उसके लिए वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अगवा करके या फिर उनको ब्लैकमेल करके आक्रमण ही क्यों ना करवा दे, और वो ऐसा भी ज़रूर करवाता है। और वैसे भी जो ये अर्थक्वेक्स होते हैं या फिर जो ये त्रासदी सुनामी वगैरह होती है, ये एक तरह की इकोनॉमी होती है। इसमें बहुत तरह के लोगों को काम मिलता है, बहुत बड़े लेवल में। और आपने देखा होगा आज की ही डेट में मोबाइल पर एक सिग्नल भी आया था, अलार्म बजा था एक, वो था सेल ब्रॉडकास्टिंग मैसेज के नाम से आया था, मेरे मोबाइल पे भी बजा था। उसमें बताया गया है कि ये टेस्टिंग की गई है कि अगर कोई आपदा आती है तो यही वाला सायरन बजेगा हर किसी के मोबाइल पर। इस तरह का वो मैसेज था, अगर आपको आया होगा तो। मैं उसमें पार्क में बैठा हुआ था तो मुझे भी इस तरह का मैसेज आया था। ये भी एक तरह की फ्यूचर प्लान वाली इकोनॉमी मेरे को लग रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देवेंद्र बलहारा को ज़रूर इस वाले मैसेज अलर्ट के बारे में बताना, अगर कोई उनके चैनल पे जाता है और उन्हें देखता है तो। क्योंकि किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।